हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन की तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज की क्लास के एजेंडा में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और इसमें देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज। तो किन किन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो वो देखेंगे फंक्शन का डिक्लेरेशन देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, फिर उनका कॉलिंग कैसे किया जाता है, फंक्शन का टाइप्स क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इन सभी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम रिकर्सन को भी डिस्कस करेंगे। देन हम एरे को डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है, एरे का कितना टाइप्स का होता है, उन सभी टाइप्स में प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे डिबगिंग। तो आज की क्लास का ये सारा का सारा एजेंडा है जो कि इस लेक्चर में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो आप यदि देखा जाए तो 4 यूनिट ओवरऑल कंप्लीट है इस लेक्चर में। ठीक है। और जो हमारा थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में प्रोग्रामिंग है। तो उससे हम प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट में वन बाय वन एक एक करके स्टार्टिंग से करते जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक जो भी प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को समझते हैं पहला पॉइंट क्या है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, यानी कि प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका है जिसमें लार्ज प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है। उसी को बोलते हैं मॉड्यूल्स और फंक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है। यानी कि हमारा प्रोग्राम किस तरीका से स्ट्रक्चर रहता है, उनका किस टाइप से वो लिखा जाता है, तो उसी को ये बतलाने का काम करता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रत्येक मॉड्यूल जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करता है, और प्रत्येक मॉड्यूल जो है इंडिविजुअली डेवलप भी होता है और उनका टेस्ट भी होता है इंडिविजुअली, यानी कि टेस्टिंग भी इंडिविजुअली ही होगा प्रत्येक मॉड्यूल का। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक मॉड्यूल जो है रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इन दोनों को भी इंप्रूव कर देने का काम करता है। यानी कि मॉड्यूल मॉड्यूल यदि हम प्रोग्राम को बना रहे हैं तो हमारा पढ़ने का, डिबग करने का, या उसमें कुछ अपडेट करना है, तो ये सब काफी आसान हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एडवांटेज क्या है। ये काफी आसान रहता है समझने में। ठीक है। उसका आसान रहता है डिबग करना भी, और कोड जो है रीयूजेबिलिटी रहता है, यानी कि हम बार बार उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसका मेंटेन करना भी इसका काफी आसान रहता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। उसका टीम वर्क भी इसमें काफी आसान हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा एक एक पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अप्रोचेज टू मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या अप्रोच को हम यूज करते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम जो है उसे हम डिवाइड कर देते हैं सब प्रॉब्लम में, यानी कि स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में। ठीक है। स्मॉल प्रॉब्लम में हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं, और प्रत्येक सब प्रॉब्लम जो है ये भी डिवाइड होते रहता है तब तक जब तक ये बिल्कुल सिंपल ना हो जाए। ठीक है। तो टॉप डाउन में अप्रोच में इस तरीका से होता है। नेक्स्ट इसमें स्टेप देख सकते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है मेन प्रॉब्लम से। ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है वहां से स्टार्ट होगा। देन ये डिवाइड करेगा स्मॉलर टास्क में। उसके बाद प्रत्येक टास्क को एज ए फंक्शन की तरह वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। इस तरीका से ये करता है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, सपोज डेट हमारे पास एक स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम है, एक मेन प्रॉब्लम आ गया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट मार्क्स करेंगे। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हमारा ये रहा। ठीक है। इसे हम अलग अलग में डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम एक मॉड्यूल बना लेंगे, यानी कि एक फंक्शन बना लेंगे कि जिसमें हमारे पास मार्क्स रहेंगे। ठीक है। इसमें सभी बच्चे का मार्क्स ले लेंगे, इनपुट कर लेंगे मार्क्स को। ठीक है। उसके बाद हम इनका कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट टोटल, यानी कि टोटल मार्क्स कितना हुआ उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद हम जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम रिजल्ट को शो कर देंगे, यानी कि डिस्प्ले कर देंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हो हमारे पास एक लार्ज प्रॉब्लम था, उसे हम एक एक मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे मॉड्यूल में। तो ये काफी आसान हो जाएगा। एक मॉड्यूल का हम मार्क्स ले लेंगे सभी बच्चों का, उसके बाद हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, और लास्ट में हम रिजल्ट शो कर देंगे।
तो इस टाइप से वर्क करता है टॉप डाउन अप्रोच। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। और इसका एडवांटेज है, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसका प्लान करना कि कैसे कोई भी प्रोग्राम मेन है तो मेन प्रॉब्लम को कैसे हमें सोल्व करना है, तो इसका प्लानिंग करना काफी बेटर रहता है इस टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर प्रोग्राम स्ट्रक्चर रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी प्रॉब्लम अभी यहाँ पे सोल्व किया है वो बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा मॉड्यूल से क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे बॉटम अप अप्रोच, तो इसे समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। इस बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल मॉड्यूल से और उसे कंबाइन करते जाते हैं, और कंबाइन करते करते एक मेन कंप्लीट प्रोग्राम को हम फॉर्म करते हैं, यानी कि बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बॉटम अप यानी कि छोटे छोटे से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, और इन सभी को मिला करके एक हमारा मेन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा इस तरीका से। आपको क्लियर होगा तो ये किस तरीका से वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक फंक्शन जो होता है सबसे पहले वो डेवलप होता है, देन उनको हम कंबाइन करते हैं सभी फंक्शन को, और लार्ज प्रॉब्लम जो हमारा रहता है वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीका से ये वर्क करता है। एडवांटेज इसका देख सकते हैं कि आसान रहता है टेस्टिंग स्मॉल मॉड्यूल का करना, और नेक्स्ट है कि आप कोड को भी दोबारा से यूज कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज है बॉटम अप अप्रोच का। तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का। तो टॉप डाउन अप्रोच का यहाँ पे लिखा हुआ है और बॉटम अप के यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो है मेन प्रॉब्लम जो रहता है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, देन हम डिवाइड करते हैं। जबकि बॉटम अप में क्या होता है कि पहले हम स्मॉल मॉड्यूल को, स्मॉल फंक्शन को ही हम पहले बनाते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम लार्ज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि डिवाइड कर देते हैं हम मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में। जबकि बॉटम अप में क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम को यानी कि स्मॉल जो पार्ट्स रहता है उसे कंबाइन करके कि मेन मॉड्यूल बनाता है, ठीक है। उसका ये यूज होता है स्ट्रक्चर डिजाइन करने में, और ये यूज होता है बॉटम अप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये डिफरेंस भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में फंक्शन को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। फंक्शन क्या होता है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि कोड का एक ब्लॉक होता है जो कि यूज होता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। सपोज दैट कि हमारे पास एक रिटर्न टाइप वॉइड है और फन नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। उसका ये जो है ब्लॉक, ये जो मिडल ब्रैकेट है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि जो कुछ भी कोड लिखाएगा, जो भी स्टेटमेंट लिखाएगा, वो सारा का सारा इसके अंदर ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड हुआ जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, उसे हम बोलेंगे फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे जाकर के इनका सिंटैक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फंक्शन जो है ये हेल्प करता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में भी, जहां पे एक लार्ज प्रोग्राम को जो है डिवाइड कर देता है स्मॉलर प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का नीड को डिस्कस करते हैं क्यों है, ठीक है। सबसे पहला है कि ये क्या करता है कि प्रोग्राम का लेंथ को कम कर देने का काम करता है। उसका नेक्स्ट है ये रीडेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, यानी कि हमें पढ़ना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नीड है कि कोड को रीयूज बना देता है ये, यानी कि एक से अधिक बार हम किसी लाइन ऑफ कोड को यूज कर सकते हैं। सपोज दैट एक सम नाम का हम फंक्शन बनाए हुए हैं, तो हम सम करने के लिए मल्टीपल टाइम सेम फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीका से रीयूज बना देता है कोड को, ठीक है। उसका लास्ट है कि इसमें डिबग करना भी काफी आसान बना देता है। हमें फंक्शन में किसी भी टाइप का एरर आ गया तो उसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे फंक्शन डिफिनेशन। तो फंक्शन डिफिनेशन कहने का मतलब है कि जो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक्चुअल में जो उनका टास्क परफॉर्म जो होना रहता है वो जहां पे हम बतलाते हैं, उसे हम बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन। ये कंटेन करके रखता है एक्चुअल फंक्शन के बॉडी को, ठीक है, जहां पे एक्चुअल टास्क लिखा जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है अपना टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फंक्शन बॉडी जो है वो इनक्लोज रहता है इस ब्रैकेट के हेल्प से। नेक्स्ट है कि एक फंक्शन जो है सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है एक बार में,
उसका नेक्स्ट है कि रिटर्न टाइप जो है हमेशा रिटर्न वैल्यू से मैच होना चाहिए। सपोज दैट कि हम यदि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न टाइप भी फंक्शन का इंट टाइप का ही होना चाहिए, यानी कि इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन के डिफिनेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखते हैं, यानी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा तो पहले वो लिखा जाएगा। देन हम लिखेंगे फंक्शन का नेम, यानी कि किस नाम से आप फंक्शन को बनाना चाह रहे हैं, तो फंक्शन का नेम आ जाएगा। उसके बाद ये पैरामीटर आ जाता है, पैरामीटर का लिस्ट, यानी कि मल्टीपल पैरामीटर आ सकता है। तो आगे जाकर हम एग्जांपल के बेस पे भी समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट जितना भी मन हो उतना हम लिख सकते हैं, जब तक हमारा टास्क परफॉर्म ना हो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जब हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा, देन हम इस रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से जो रिजल्ट रहेगा उसे हम ये रिटर्न कर देंगे, और ये रिटर्न टाइप जो है और ये जो वैल्यू रहेगा इन दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है उन चीजों को समझते हैं। तो ये डिक्लेरेशन जो फंक्शन का डिक्लेरेशन ये बतलाता है कंपाइलर को कि फंक्शन का नेम क्या है, उनका रिटर्न टाइप क्या है और पैरामीटर कितना है और उनका टाइप्स क्या है। तो इन सभी चीजों को बतलाने का काम करता है। आप कहीं पे देखे होंगे फंक्शन प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप जो है ये भी फंक्शन डिक्लेरेशन जैसा ही होता है, सेम ही होता है। उसमें भी यही कंपाइलर को बतलाने का काम करता है कि फंक्शन का नेम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, कितना पैरामीटर है। ठीक है, ये सब कुछ बतलाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है फंक्शन को कॉल करने से पहले कंपाइलर को इन्फॉर्म कर देता है कि इस नाम से ये फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है ये कंपाइलेशन एरर को भी अवॉइड करता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये टाइप चेक में भी हेल्प करता है कि किस टाइप का है, उन चीजों में भी ये फंक्शन डिक्लेरेशन हेल्प करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसका सिंटेक्स देख सकते हैं कि सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप आ जाता है, फिर फंक्शन नेम आता है, उसका पैरामीटर यदि है तो वो आ जाएगा, और ये जो है ये ऑप्शनल रहता है एक तरह से। ठीक है, इससे पहले जो हम डिफिनेशन में देखे थे वहां पे भी पैरामीटर वो ऑप्शनल भी हो सकता है। सपोज दैट कोई फंक्शन है और उसका रिटर्न टाइम वॉइड है, इसका मतलब वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो उसमें ये पैरामीटर नहीं भी देंगे तो चल सकता है और दे भी सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। पैरामीटर क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो एक फंक्शन के लिए वैल्यू को पास करने के लिए यूज आता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये पैरामीटर भी दो टाइप्स का होता है, एक तो एक्चुअल पैरामीटर होता है, एक फॉर्मल पैरामीटर होता है। एक्चुअल पैरामीटर क्या करता है, ये फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो उस टाइम जो वैल्यू पास होता है और वेरिएबल पास होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये प्रेजेंट रहता है एक्चुअल पैरामीटर मेन फंक्शन में, और वो इस तरीका से लिखा जाता है। हमें पता है कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सिंपल फंक्शन के नेम से, फंक्शन के नेम से ही वो कॉल होता है। ठीक है, इसमें यदि कुछ पैरामीटर होगा तो वो लिखा जाएगा, या नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, ये यानी कि ऑप्शनल रहता है। ठीक है, उसका फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है कि जहां पे फंक्शन डिफिनेशन है, जहां पे वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो वहां पे जो पैरामीटर रहता है उसे बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट रहता है फंक्शन के डिफिनेशन में। आपको क्लियर होगा। सपोज दैट कि इंट टाइप का फंक्शन है और फंक्शन का नाम ऐड है, और यहाँ पे जो ये जो दो पैरामीटर रहेगा तो इन दोनों को हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर, इसे बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, और इसे बोलेंगे हम एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पर रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये यूज होता है तीन चीजों के लिए। उसमें से सबसे पहला है कि जब कॉलिंग वाला फंक्शन जो होता है उसे सेंड कर देता है कंट्रोल को दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है रिटर्न करता है एक वैल्यू को, और ये हो सकता है ऑप्शनल भी, रिटर्न कर भी सकता है कोई फंक्शन और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, और लास्ट है कि इनका यूज होता है फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए भी।
तो हम किसी फंक्शन को एंड करना है तो लास्ट में हम रिटर्न लिख करके एंड भी कर सकते हैं। तो ये 3 यूज है रिटर्न स्टेटमेंट का, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न का टाइप्स। उनमें से सबसे पहला टाइप्स है विदाउट वैल्यू, जो कि यूज आएगा वॉइड फंक्शन। आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि वॉइड टाइप का ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। यानी कि वॉइड कहने का मतलब है कि ये नल है, इम्प्टी है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन, ठीक है। ये सिंपल जो भी स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर में हेलो है, तो ये सिंपल हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न जो है यहाँ पे टर्मिनेट करने का काम करेगा, सिंपल इस फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, इस रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से। नेक्स्ट टाइप है विद वैल्यू, यानी कि ये यूज आएगा नॉन वॉइड टाइप के फंक्शन में। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे इंट एक रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नेम है ऐड, और इसमें 2 पैरामीटर है, एक पैरामीटर ए नाम है और दूसरा पैरामीटर का नाम बी है, और दोनों जो है इंटीजर टाइप का है। तो इसमें कुछ वैल्यू आएगा और उस वैल्यू के हेल्प से यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा और यहाँ पे रिटर्न कर देगा, जो भी रिजल्ट वैल्यू आएगा ए प्लस बी का वो रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हो ये जो इंट ए और बी है, ये इंट ए और इंट बी जो है, दोनों ए और बी का वैल्यू जो है इंटीजर टाइप का, तो एडिशन होगा तो ये भी इंटीजर टाइप का ही रिजल्ट रहेगा। और आप फंक्शन के रिटर्न टाइप को भी देख सकते हो, ये भी इंटीजर टाइप का ही है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिटर्न स्टेटमेंट भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के हम टाइप्स को देखेंगे। तो इसका टाइप्स यदि बात की जाए तो 2 टाइप का होता है, एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं, या नहीं तो प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ये है, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है ये डिफाइंड होता है बाय यूजर, डिफाइंड बाय, यानी कि ये बनता है यूजर के थ्रू, ठीक है, डिफाइंड बाय यूजर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये यूजर के थ्रू डिफाइन होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और इनबिल्ट फंक्शन जो है ये पहले से ही कंपाइल रहता है, आप इसे बोल सकते हो प्री कंपाइल, प्री कंपाइल्ड फंक्शन, ये पहले से ही बना बनाया हुआ रहता है, इसे यूजर नहीं बनाता है। अब डिफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो कि डज नॉट डिफाइंड बाय यूजर, ठीक है, इस टाइप से डज नॉट डिफाइन बाय यूजर, इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो इनबिल्ट फंक्शन को। यदि हम एग्जांपल देखा जाए इनबिल्ट का, तो आप लिख सकते हो प्रिंट एफ, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्कैन एफ, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका पहले से ही हमें डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल जो हम यूज करते हैं उसमें इनका पहले से ही डिफिनेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या टास्क करेगा, क्या काम करेगा, वो पहले से ही डिसाइडेड है। या CLR SCR हो गया, ये सब ETC, ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब यूजर डिफाइंड का यदि एग्जांपल का बात करें तो हम इस टाइप से बना सकते हैं वाइड सम, ठीक है, इंट सब, इस टाइप से, या फ्लोट, फ्लोट फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्लासिफाई किया गया फंक्शन को रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट के बेस पे भी, तो हम देखते हैं उसे भी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोले या पैरामीटर बोले तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं, सबसे पहला होता है नो आर्ग्यूमेंट
नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड रिटर्न टाइप, ठीक है। तीसरा है आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। और लास्ट होता है, इसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी होता है एंड रिटर्न टाइप भी होता है, ठीक है। तो ये चार है, आई होप आपको क्लियर होगा। इन चारों का नो आर्ग्यूमेंट यानी कि फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा। इसका यदि हम बात करें डिफिनेशन का, तो सपोज इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा यानी कि वॉइड टाइप करेगा। यदि हम सम नाम का ही बनाए तो वॉइड सम, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा तो वो इसी के अंदर में वैल्यू भी लेगा और सम भी करके रिजल्ट भी यहीं पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यदि सेकेंड का देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं देना होगा, बट ये रिटर्न कर सकता है। तो इसमें हम इंट टाइप का रख सकते हैं, इंट सम, बट इसमें कोई भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। तो यहाँ पे टास्क परफॉर्म करके लास्ट में ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप वाला। और थर्ड है हमारे पास ये वाला। इसमें क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट रहेगा लेकिन रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, यानी कि वाइड सम, और यहाँ पे सपोज दैट की दो वेरिएबल है, ए है और एक बी है। तो इन दोनों को ऐड कर देगा, ऐड करके यहीं पे प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से कि सम इजकल टू जो भी परसेंटेज डी ए प्लस बी, जो भी इनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा यहीं पे। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यदि फोर्थ का बात करें तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न टाइप भी रखेगा और कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट भी लेगा, इंट सम, और यहाँ पे इंट ए भी रहेगा और इंट बी भी रहेगा इस टाइप से। और ये सम करके लास्ट में रिटर्न भी करेगा रिजल्ट जो भी आए। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। और बाकी जिस टाइप से फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन कॉल होगा, इस टाइप से ये फंक्शन कॉल होगा। और ये फंक्शन का डिफिनेशन इस टाइप से लिखा जाएगा हर एक टाइप्स का। आई होप आपको क्लियर होगा। वन बाय वन आप खुद से बनाना हर एक टाइप्स का, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे कॉल बाय वैल्यू, तो कॉल बाय वैल्यू को हम समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। कॉल बाय वैल्यू क्या है कि एक मेथड है जिसमें एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू का जो कॉपी है वो पास कर दिया जाता है फंक्शन को। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि हम कॉल बाय वैल्यू में किसी भी फंक्शन के अंदर में कोई वैल्यू को चेंज करें तो वो किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं करेगा ओरिजिनल वेरिएबल पे, या ओरिजिनल वैल्यू जो है उसमें किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं लाएगा, ठीक है। तो इसे हम सिंटेक्स भी देख सकते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स कैसे होगा कि सिंपल फंक्शन का नेम आएगा, फन नेम, फन मतलब फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नेम आएगा और यहाँ पे पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट है तो वो आ जाएगा, ठीक है। आर्गुमेंट और पैरामीटर दोनों सेम ही होता है। तो इस टाइप से हम सिंटेक्स लिख सकते हैं कॉल बाय वैल्यू को। कॉलिंग किस टाइप से होगा तो वो इस तरीका से। इसे हम एग्जांपल के हेल्प से भी समझते हैं कि सपोज दैट कि एक हम फंक्शन बना लेते हैं चेंज नाम का, जिसमें एक हम वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल का वैल्यू को चेंज करने का कोशिश करेंगे फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। तो देखते हैं क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं कि हैज इंक्लूड, यहाँ पे फर्स्ट हेडर फाइल आ जाएगा studio.h। नेक्स्ट हेडर फाइल भी हम इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, conio.h, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, वाइड टाइप का ही रखते हैं जो कि बिल्कुल कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और चेंज रख लेते हैं नेम फंक्शन का चेंज। तो यहाँ पे इंट और x एक पैरामीटर x नाम का बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है x का वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को बंद कर दे रहे हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया इस चेंज नाम के फंक्शन का, ठीक है। तो अब हम अपना मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन का वाइड टाइप ही रखते हैं, ठीक है, वाइड मेन। और इसके अंदर में हम इंट टाइप का एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम 10 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम CLR SCR लगा देते हैं ताकि प्रीवियस यदि कोई प्रोग्राम रन हुआ हो तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से हम वैल्यू एक्स का प्रिंट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू %d। ये स्पेसिफायर आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे। अभी तक कॉल नहीं किए हुए हैं फंक्शन को, अब जो है हम फंक्शन को कॉल करेंगे। और इसमें जो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल इसमें पास कर देंगे, ठीक है। और कॉलिंग के बाद एक बार हम कंप्लीट लिख लेते हैं कोड, उसके बाद एग्जीक्यूट करवाएंगे वन बाय वन। उसके बाद हम मतलब ड्राई रन करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू %d। यहाँ पे एक्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में गेट ch लिख देते हैं और हमारा मेन फंक्शन भी यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन रन करते हैं कि हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो मेन फंक्शन जो है सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन फंक्शन को ही कॉल करता है। तो मेन फंक्शन से हमारा स्टार्ट होता है, और उससे पहले ये प्री प्रोसेसर वगैरह जो है ये लाइब्रेरी फंक्शन वगैरह इंक्लूड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो मेन फंक्शन में आए और यहाँ पे पहला लाइन में हमें एक्स नाम का एक वेरिएबल मिला, ठीक है। और इसमें स्टोर है 10, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, जो प्रीवियस यदि कोई प्रोग्राम रन हुआ होगा तो वो क्लियर कर देगा। उसका नेक्स्ट है प्रिंट एफ, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा, एक्स का वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो आप एक्स का वैल्यू 10 है, ये प्रिंट कर देगा 10। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज नाम का जो फंक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसमें x जो है पैरामीटर पास कर दिए। तो x का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ पे इस पैरामीटर के पास, ठीक है। अब x का वैल्यू 10 है, अंदर इस फंक्शन के अंदर में आया, और यहाँ पे देखा कि x में जो है 100 स्टोर कर रहा है, यानी कि असाइन हो रहा है। तो अब x का वैल्यू क्या चेंज हो गया, यानी कि 100 आ गया। जैसे ही इस फंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये 100 इसमें x में स्टोर हो गया। अब हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये बंद हो चुका है। तो फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस फंक्शन का कॉलिंग पास आएंगे, फिर से जो भी x का वैल्यू था चेंजिंग हुआ, वो चेंजिंग इस फंक्शन के अंदर में ही हुआ, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन के यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद हम इस फंक्शन को प्रिंट एफ फंक्शन को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसे एग्जीक्यूट होने के बाद जो x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, आप इस कोड को खुद से भी एक बार एग्जीक्यूट करो पॉज करके वीडियो को, देखो कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट जो है वो 10 ही रह जाएगा, जबकि हम यहाँ पे x में जाकर के यहाँ पे इस फंक्शन के हेल्प से x यहाँ पे चेंज किए हुए हैं वैल्यू को। पहले 10 था तो अब जो है 100 इसमें असाइन कर दिए, फिर भी यदि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो वो 10 ही आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसका रीजन समझते हैं। फिर यहाँ पे गेट ch आएगा, गेट ch जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होल्ड करके रखेगा कंसोल डिस्प्ले पे, उसका बाद ये ब्लॉक बंद हो जाएगा। तो अब ये जो 10 आया ये क्यों आया, ये कॉल बाय वैल्यू के हेल्प से ही, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू क्या करता है कि सिर्फ वैल्यू को ही, वेरिएबल का जो वैल्यू रहता है वो सिर्फ कॉपी कर देता है इसमें, ठीक है। तो कॉपी करने का काम करता है। ये जो है यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर हुआ, और ये जो है ये फॉर्मल पैरामीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंट एफ एक तो पहले हम यहाँ पे प्रिंट किए, प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से एक्स का वैल्यू तो 10 है, यहां तक जो है हम फंक्शन को कॉल नहीं किए थे, ये चेंज वाले फंक्शन को। जब हम फंक्शन को कॉल किए तो यहाँ पे जाकर के एक्स का वैल्यू को चेंज कर दिया। उसके बाद चेंज करने के बाद भी हम यदि एक्स का वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं तो वो 10 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है,
क्योंकि हमें पता है कि कॉल बाय वैल्यू के हेल्प से यदि हम कोई भी फंक्शन को बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू ही पास होता है, एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जो x का वैल्यू था वो वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गया, ना कि इसका एड्रेस चला गया। यदि सपोज डेट कि आपका घर है, हमें आपका नोट्स चाहिए, यदि हम आपका नोट्स का कॉपी ले लिए तो हम अपने कॉपी वाला जो कॉपी किए हुए प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं तो उसमें हम कुछ भी चेंज कर लें, उससे आपके नोट्स में तो चेंजिंग नहीं आएगा। यदि हम आपके घर पे जाकर के चेंजिंग कर दिया आपके ही नोट्स में, देन वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो फिलहाल हम क्या किए हैं कि आपके नोट्स का कॉपी लिए हुए हैं, हम अपने कॉपी में कुछ भी कर ले तो आपके नोट्स में चेंजिंग नहीं होगा। उसी टाइप से यहाँ पे भी है कि ये जो भी आपका ये जो मेन कॉपी, मेन जो आपका नोट्स था वो एक्स में 10 स्टोर है, वो यहाँ पे कॉपी होके गया हुआ है इस फंक्शन के पास। अब ये अपने अंदर में कुछ भी चेंज कर ले तो आपके नोट्स में किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं आएगा। तो उसी टाइप से एक्स का वैल्यू में किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, तो वहां पे डिस्कस करेंगे एड्रेस कैसे पास करेंगे, कैसे वो चेंज करेगा, ठीक है, वैल्यू को। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये एग्जांपल के हेल्प से। ठीक है, तो ये चेंजिंग नहीं करता है। वैसे भी आप पढ़े होंगे पहले वेरिएबल को, वेरिएबल के टाइप्स को, इससे और भी ज्यादा क्लियर होगा। वेरिएबल का टाइप्स दो होता है, एक तो लोकल वेरिएबल होता है और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करोगे वो इनसाइड द फंक्शन ही रहेगा, वो सिर्फ एक्सेसिबल का यदि बात करें उसका लाइफ भी उस फंक्शन के अंदर ही रहता है, फंक्शन के अंदर ही रहेगा, और वो एक्सेस भी होगा उस पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही, जिस फंक्शन के अंदर में वो वेरिएबल लोकल जो है वो क्रिएट हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, और यदि हम ग्लोबल का बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि वो ओवरऑल फंक्शन में यूज आता है, आप उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो x है यहाँ पे लोकल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है इस फंक्शन के अंदर में, चेंज नाम के फंक्शन में। तो लोकल है तो वो इस फंक्शन के अंदर में ही सिर्फ चेंज करेगा, यदि हम इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करेंगे तो वो चेंज नहीं हुआ रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। आई होप आपको क्लियर होगा, यदि समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल प्रोग्राम होता है, सिंपल प्रोग्राम लेकर के आपको समझाने का कोशिश किए हुए। आपको यदि नहीं एक बार में समझ में आए तो रिपीट करके आप देखो, समझ में आ जाएगा, काफी आसान है, आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि ये भी एक मेथड है जिसमें एक वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं हम एक फंक्शन को। ठीक है, जहां पे फंक्शन का डिफिनेशन रहता है तो वहां पे हम फंक्शन के वेरिएबल के एड्रेस को पास कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि हम फंक्शन के अंदर में किसी भी टाइप का चेंज करें, वेरिएबल का वैल्यू को चेंज करें या वेरिएबल को चेंज करें तो वो एक्चुअल वेरिएबल जो है उसमें भी चेंजिंग आएगा, उसमें भी इफेक्ट होगा। तो वो चेंज होगा कॉल बाय रेफरेंस के हेल्प से। यदि हम इसका सिंटैक्स का बात करें तो वो इस टाइप से होगा। सिंटैक्स यहाँ पर रिटर्न टाइप आ जाएगा, सॉरी, सिंपल फंक्शन का नेम रहेगा। ठीक है, और इस पैरामीटर में एड्रेस ऑफ एक्स, इस टाइप से पैरामीटर के साथ जो भी वेरिएबल रहेगा उसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रहेगा। इस ऑपरेटर को बोलते हैं एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि एक्स के एड्रेस पर कुछ भी वैल्यू आप दे दो या जो भी इसका वैल्यू है वहां पे। तो इसे हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि सिंपल इसमें भी एक चेंज नाम का फंक्शन बना लेते हैं और एक वेरिएबल का वैल्यू को चेंज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम हैच इंक्लूड, ठीक है, stdi.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट हेडर फाइल को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं चेंज नाम का। तो इसका रिटर्न टाइप भी हम वाइड टाइप का ही रखते हैं, वाइड चेंज, और इसमें एक हम x नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, पैरामीटर। ठीक है, और इसमें जो है हम, और यहाँ पे जो है हमें पॉइंटर लगाना होगा। ठीक है, सिंपल, इसे हम अभी डिफाइन करते हैं।
और यहाँ पे पॉइंटर x इक्वल टू 100 करना पड़ेगा यदि हम इसमें वैल्यू चेंज करना चाहे तो। ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं पॉइंटर, मतलब पॉइंटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो पॉइंटर क्या होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जो कि यूज होता है, विच इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है ये पॉइंटर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस आएगा उसे ये स्टोर करेगा पॉइंटर, इसलिए हमें यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ा, और पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से ही ये चेंज भी होगा। ठीक है, तो अब हम मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंट मेन। यहाँ पे मेन इंट लिख देते हैं रिटर्न टाइप, इससे पहले void रखे थे। void यानी कि मेन फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे इंट लिखे यानी कि कुछ ना कुछ ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे इंट टाइप का एक x नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, सेम लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है एक बार पहले भी हम फंक्शन को कॉल करने से पहले हम एक बार x के वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d, यहाँ पे x। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, चेंज, और यहाँ पे जो ये जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल को पास जो करेंगे वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से होगा। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को, उसके बाद कॉल के बाद भी हम एक बार वैल्यू को प्रिंट करेंगे, x के वैल्यू को, क्या ये चेंज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और लास्ट में गेट ch और रिटर्न कर देगा। रिटर्न आप कुछ भी 0 1 कुछ भी करा लो। ठीक है, 1 करा ले रहे हैं यानी कि ट्रू है, फंक्शन में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है तो 1 करवा लेंगे, 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारा हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कॉल करता है मेन फंक्शन को ही। पहले मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन के अंदर ये पहले जो है ये हेडर फाइल वगैरह ये सब पहले इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में देखा कि x नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें 10 स्टोर है। नेक्स्ट में आया तो ये बोल रहा है कि x का जो वैल्यू है वो प्रिंट करो, तो x का वैल्यू क्या है 10, तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे 10। ठीक है, 10 प्रिंट कर दे। उसका नेक्स्ट आया, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉल हुआ तो डायरेक्ट फंक्शन कॉल होने के बाद जो है ये डिफिनेशन के पास जाता है, ये देखेगा फंक्शन, जैसे हम आपको बुलाए तो आप देखोगे कौन बुलाए, तुरंत मेरे पास पहुंच जाओगे। तो उसी टाइप से ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे डिफिनेशन के पास, डिफिनेशन के पास गया, यहाँ पे जो ये जो एड्रेस ऑफ एक्स है, तो एक्स के एड्रेस लेके जाएगा, उस पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे जाकर के दे देगा यहाँ पे। तो एड्रेस ऑफ एक्स जो है क्या है, पूरे पूरे यहाँ पे एड्रेस ही आएगा। इसे कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था कि वैल्यू कॉपी हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल के एड्रेस को हम कॉपी करते हैं, यानी कि पास कर देते हैं। यहाँ पे हम जो भी एड्रेस है वेरिएबल के एक्स का जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा और वो एड्रेस पे ही जाकर के चेंज भी करेगा। तो जैसे इससे पहले कॉल बाय वैल्यू में हम आपको एग्जांपल दिए थे नोट्स वाला, तो अब क्या हुआ कि आपका जो नोट्स है, आपके नोट्स का एड्रेस हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें चेंज करना है तो हम आपके नोट्स के एड्रेस पे जा करके हम चेंजिंग कर देंगे। तो फिर यदि हम कॉपी करें कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो वो आपके भी नोट्स में चेंज रहेगा, और उसके बाद कोई भी ले उस नोट्स को तो वो भी चेंजेबल ही मिलेगा उसे। तो क्लियर होगा, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हम उसके एड्रेस पे चेंज कर दे रहे हैं तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एड्रेस पे जाकर के चेंज कर रहा है, तो x के एड्रेस पे गया और ये x का वैल्यू 100 कर दिया, तो अब क्या हो गया 100, 10 की जगह 100। फिर से अब ये ब्लॉक बंद हो जाएगा, फंक्शन क्लोज हुआ, फिर से स्क्रॉलिंग के बाद ये यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये प्रिंट एफ फंक्शन के पास आएगा, प्रिंट एफ फंक्शन के पास आया और यहाँ पे x का वैल्यू बोल रहा है प्रिंट करने, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 100 होगा। यहाँ पे आपको क्लियर होगा। फिर गेट सी एच आ जाता है, गेट सी एच हमारा आउटपुट को होल्ड करके रखेगा, रिटर्न 1 कर देगा, इस फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है,
मेन फंक्शन को। तो ये इस तरीका से एग्जीक्यूट होता है। ये 100 चेंज इसलिए हो गया क्योंकि उसके एड्रेस पे जाकर के चेंज किया। यहाँ पे वैल्यू कॉपी नहीं हुआ कॉल बाय वैल्यू की तरह, यहाँ पे उसका एड्रेस ही यहाँ पे जाकर के पास हुआ और एड्रेस पे जाकर के चेंज किया। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है और इधर मिलेगा आपको कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो सबसे पहला यदि डिफरेंस का बात करें तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि वैल्यू के कॉपी पास होता है, एक्चुअल नहीं जाता, वो कॉपी जाता है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वो एड्रेस ही, वेरिएबल के एड्रेस ही पास करता है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है कॉल बाय वैल्यू में, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू में ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट का बात करें डिफरेंस, तो कॉल बाय वैल्यू में कोई भी पॉइंटर का यूज नहीं होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर भी यूज होता है। और फोर्थ डिफरेंस का बात करें तो कॉल बाय वैल्यू जो है ये थोड़ा सेफ है और कॉल बाय रेफरेंस जो है ये रिक्सी है, थोड़ा रिक्स है इसमें कि उसके एड्रेस पे ही जाकर के चेंज कर दे, जैसे कि नोट्स वाला आपको एग्जांपल दिए थे, ठीक है। उसका फिफ्थ है कि ये कॉल बाय वैल्यू जो है लेस इफिशियंट है और कॉल बाय रेफरेंस जो है मोर इफिशियंट है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों में, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। आई होप आपको क्लियर होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसे भी आप अपने सेंटेंस में अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो याद करके, इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे रिकर्सन, तो रिकर्सन को समझते हैं पहला पॉइंट क्या है। रिकर्सन क्या है कि एक प्रोसेस है, कोई भी एक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का एक प्रोसेस है जहां पे फंक्शन जो है रिपीटेडली अपने आप को कॉल करते रहता है, यानी कि बार बार कॉल करते रहता है। तब तक कॉल करते रहता है जब तक उसके स्पेसिफाइड कंडीशन जो सेटिस्फाइड है, यानी कि वो स्पेसिफिक एक कंडीशन रहता है, वो कंडीशन जब तक वो सेटिस्फाइड रहेगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा, तब तक वो फंक्शन को कॉल करता रहेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं रिकर्सन। नेक्स्ट रिकर्सन का कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या करता है कि रिकर्सन को स्टॉप करने का काम करता है और इनफिनाइट फंक्शन कॉलिंग को भी रोकने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्या करता है कि जो फंक्शन रहता है उसे बार बार कॉल करने का काम करता है, ठीक है, जब तक उसका कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे सिंटेक्स आप देख सकते हो रिकर्सिव का। तो सबसे पहले क्या आता है कि रिटर्न टाइप आता है फंक्शन का, उसके बाद फंक्शन नेम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। पैरामीटर में कोई भी वैल्यू आपको जिस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उस टाइप का आपको वैल्यू यहाँ पे पास करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ यानी कि बेस कंडीशन आ जाता है, यदि ये ट्रू है तो बेस कंडीशन से यहाँ पे जो भी उनका वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। यदि ये बेस कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एल्स वाला पार्ट चलता है, इसमें जो है रिटर्न करता है ये फंक्शन का नेम और जो भी मॉडिफाइड पैरामीटर रहता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो ये रिटर्न के बाद ही ये फंक्शन नेम ये जो है यहाँ पे ही लिखाएगा, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। तो यदि हमारा बेस कंडीशन फॉल्स हो गया तो उस केस में क्या होता है कि ये वाला कंडीशन चलता रहता है हमारा एल्स वाला पार्ट, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के हेल्प से भी नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो ये सिंटेक्स है रिकर्सन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आए तो रिपीट करके देखना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं इनका एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एक फाइंड आउट करते हैं फैक्टोरियल। आपको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है कि सपोज दैट हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो ये इस टाइप से वर्क करता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो भी जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना रहता है उस नंबर से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करता है और डिक्रीज होते होते 1 तक जाता है। इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो 120 हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोग्राम हम बना सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पे बनाते हैं इसी प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि अभी तक लिखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम रहता है हेडर फाइल लिख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हमारा रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन का याद हो आपको यदि सिंटैक्स, तो सबसे पहले क्या रहता है कि हमारा रिटर्न टाइप रहता है। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप कर देंगे, ठीक है, इंट
फंक्शन का नेम हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो फैक्टोरियल नाम का ही हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, जिस वैल्यू के लिए वो चेक करेगा कि फैक्टोरियल कितना होगा इसका, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर में बेस कंडीशन सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना रहता है। रिकर्सिव से आप कोई भी प्रॉब्लम बनाओगे, कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, तो आप दो चीज फाइंड आउट करना। सबसे पहले बेस कंडीशन कि कहां पे जाकर के वो फॉल्स हो जाएगा, कहां पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा ये रिकर्सिव फंक्शन। तो जैसे कि हमें पता है कि यदि हम जीरो का फैक्टोरियल करें तो वो 1 हो जाता है। तो यदि n का वैल्यू जो है जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ये रिटर्न कर दे 1, ठीक है, क्लियर है। यदि ये वाला कंडीशन नहीं आ रहा है तो वो एल्स वाला चलेगा, और एल्स में वो रिटर्न करते रहेगा। रिकर्सिव का काम यह है कि फंक्शन को खुद से कॉल करते रहे। तो फैक्टोरियल फंक्शन को जो है हम कॉल करते रहेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करते रहेंगे, और इसमें जो भी n का जो वैल्यू रहेगा वो n भी मल्टीप्लाई होते रहेगा, n मल्टीप्लाई होगा, और फैक्टोरियल को जो है n-1 के वैल्यू से कॉल कर देंगे इस टाइप से। यानी कि पहले 5, यदि सपोज डेट की 5 आया तो यहाँ पे 5 रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 का जो 1 कम वाला जो वैल्यू रहेगा उसके लिए फिर से ये फंक्शन फैक्टोरियल जो है ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तब तक कॉल होते रहेगा जब तक n का वैल्यू जो है जीरो ना हो जाए। जैसे ही n का वैल्यू जीरो होगा ये इफ वाला कंडीशन चलेगा, यहाँ पर रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन हमारा बन गया। अब हम एक मेन फंक्शन भी बना लेते हैं और रिटर्न टाइप इसका इंट रख लेते हैं ताकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर पाए। तो इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, x नाम का बना लेते हैं, जिसमें कोई 5 ही सपोज 5 इंटर कर लिए, ठीक है। तो अब हम इस रिकर्सिव फंक्शन ये जो फैक्टोरियल है इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कॉल करते ही काम करते हैं, पहले हम प्रिंट भी करवाते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर में कि फैक्टोरियल, एक मैसेज दे देते हैं इसके अंदर में फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। तो पहला ये जो फर्स्ट परसेंटेज डी है वो है एक्स के लिए यहाँ पे, ठीक है, जो एक्स का वैल्यू रहेगा वो। और नेक्स्ट ये जो रिजल्टेंट जो हमारा परसेंटेज डी, दूसरा वाला जो परसेंटेज डी है, ये रिजल्ट यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो चीज प्रिंट करने का काम करेगा। फैक्टोरियल यहाँ पे एक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो फैक्टोरियल है ये कॉल भी होगा, और कॉल होने के बाद जो भी वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये इस परसेंटेज डी के हेल्प से प्रिंट कर देगा इसका रिजल्ट को, ठीक है। तो हम गेट सी एच लगा देंगे और रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मेन फंक्शन जो है इंट टाइप का है तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न 1 कर देते हैं, 1 कर दे, इसका मतलब है कि मेन फंक्शन में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पास सबसे पहले मेन फंक्शन ही कॉल होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर में आया, कॉल हुआ, इसके अंदर आए, यहाँ पे एक्स नाम का एक हमें मिल गया वेरिएबल, और इसमें स्टोर है 5, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो है प्रिंट एफ फंक्शन मिला हमें, प्रिंट एफ फंक्शन में लिखा हुआ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। तो एक्स का वैल्यू पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आया ये फैक्टोरियल फंक्शन यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है। आपको बता चुके हैं इससे पहले भी कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन है इसमें x पैरामीटर है, और इस x पैरामीटर लेकर के यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो x का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे 5 है x का वैल्यू, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 5, ठीक है। उसका नीचे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा इफ के अंदर में ये जो बेस कंडीशन है, ये क्या है हमारा, ये है बेस कंडीशन, ठीक है, ये हमारा बेस कंडीशन है। और ये जो है ये है रिकर्सिव कोड, रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो ये रिकर्सिव कॉल है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, चेक करेगा यहाँ पे क्या n का वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर ये एल्स वाला पार्ट चलाएगा। एल्स में आएगा n अभी 5 है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पे n-1 के लिए फिर से ये फैक्टोरियल फंक्शन जो है कॉल हो गया। तो पहले इस 5 था वैल्यू, अब -1 यानी कि 4। तो नेक्स्ट टाइम जो है ये 4 के लिए कॉल हो गया, ठीक है। तो 5 इंटू हम इधर साइड में रिटर्न में लिखते जा रहे हैं 5 इंटू
उसके बाद 4 के लिए कॉल हुआ, फिर यहाँ पर आएगा बेस कंडीशन के पास, चेक करेगा क्या ये n का वैल्यू जो 0 के बराबर है नहीं है, जबकि यहाँ पे 4 है n का वैल्यू। तो फिर आएगा एल्स में, एल्स वाला पार्ट लेकर के, फिर जो है यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4, उसके बाद फिर से n-1 यानी कि 4-1 के लिए कॉल होगा ये फैक्टोरियल फंक्शन। तो फिर अब 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 के लिए कॉल हुआ, फिर यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाला चलेगा, फिर यहाँ पे एल्स, यहाँ पे क्या है 3, नेक्स्ट टाइम 3 हो गया, और फिर फैक्टोरियल जो है n-1 यानी कि 3-1 2 के लिए यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। 2 आया, यहाँ पे देखा कि n इक्वल टू 0, n का वैल्यू 2 है तो ये नहीं हुआ ट्रू, तो ये फिर से एल्स के पास आ जाएगा, फिर से यहाँ पे n का वैल्यू 2 हुआ और फैक्टोरियल 2-1 यानी कि 1, तो इस बार 1 के लिए कॉल होगा ये फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ और चेक किया ये कंडीशन बेस कंडीशन फॉल्स है, फिर से ये एल्स वाला कंडीशन चलेगा, तो ये इसी तरीके से हर एक के लिए ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 के लिए भी इसी टाइप से रन होगा, और लास्ट में जो है 1 वाला 1 आया, और यहाँ पे देखा फैक्टोरियल 0 है, तो यहाँ पे 0 आया n का वैल्यू, 0 आते ही यहाँ पे बेस कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा कि n इक्वल टू 0, यहाँ पे इस बार कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू होते ही रिटर्न कर देगा 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 रिटर्न हुआ, तो उसके बाद जो भी इसका जो प्रोडक्ट होगा ये मल्टीप्लाई होता गया, इसका टोटल कितना हो जाएगा 120, तो ये 120 यहाँ पे फिर से इस फंक्शन जो कॉलिंग हुआ है इस फंक्शन के पास 120 रिटर्न कर देगा, इंटीजर टाइप का है ये फैक्टोरियल, तो रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 120 इस परसेंटेज डी के हेल्प से प्रिंट कर देगा, आउटपुट यदि इसका देखा जाए तो आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5, पहला परसेंटेज डी है, एक्स का वैल्यू, और यहाँ पे 120 आ जाएगा, इस टाइप से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आप एक बार इसे खुद से भी प्रैक्टिस करना, खुद से लिख करके देखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिकर्सन, तो आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना। इसी टाइप का एक फेबोनॉची सीरीज भी आता है, वो आपके लिए HW है, ठीक है, फेबोनॉची सीरीज। तो ये जो फेबोनॉची सीरीज क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का सीरीज है जिसका स्टार्टिंग जो वैल्यू होता है वो 0, 1 होता है, और नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस दोनों टर्म के सम के बराबर होता है, ये 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा वो प्रीवियस दोनों टर्म को ऐड करके होगा यानी कि 2 होगा, फिर नेक्स्ट टर्म जो ये प्रीवियस दोनों टर्म के सम के बराबर होगा यानी कि 3 हो जाएगा, फिर इन दोनों प्रीवियस टर्म के सम के बराबर हमारा नेक्स्ट होगा, तो ये इस टाइप से सीरीज हमारा बन जाएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप खुद से करना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप प्रैक्टिस करना इन चीजों के बारे में, ठीक है, खुद से सर्च करना, एक्सप्लोर करना, जब तक तो खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपका माइंड भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो खुद से एक्सप्लोर करना सीखो, अभी से ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिकर्सन अच्छे से एग्जाम्पल के हेल्प से भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे है एडवांटेज ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन का एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये इसका कोड जो है वो काफी शॉर्ट होता है और क्लीन होता है, जबकि हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए भी ये काफी आसान होता है समझना रिकर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो ट्री है, ग्राफ है, ट्री और ग्राफ टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उनके लिए काफी यूजफुल रहता है रिकर्सन। आगे जाकर के आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे ट्री ग्राफ वगैरह डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये रीडेबिलिटी को भी इंप्रूव कर देता है रिकर्सन, हमें कोई भी कंसेप्ट को पढ़ना काफी आसान हो जाता है। उसका बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कि ये जो है ज्यादा मेमोरी को यूज करता है, ठीक है, और ये लूप के कंपेयर में स्लो होता है। उसका नेक्स्ट है कि ये स्टैक ओवरफ्लो टाइप का रिस्क है इसमें। का लास्ट है कि इसमें डिबग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कि किस टाइप से ये डिबग होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है रिकर्सन में। आई होप आपको क्लियर होगा रिकर्सन के बारे में सब कुछ। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए रिकर्सन, तो आप यदि इतना लिख दे रहे हो तो सफिशियंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन टू एरे। तो एरे को समझते हैं, पहला पॉइंट क्या है उससे। एरे क्या है कि सिमिलर डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कि स्टोर होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, और प्रत्येक एलिमेंट जो है वो एक्सेस होता है बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर को यूज करके हम प्रत्येक एलिमेंट को, एरे का जो भी एलिमेंट रहता है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के हेल्प से, और ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट को ही स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा। तो इनका नीड देखते हैं
एरे का नीड के ऊपर हमें, तो सबसे पहला नीड है कि ये सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अभी तक हम एक वैल्यू को एक वेरिएबल में प्रिंट या स्टोर कराते आ रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट कि हमारे पास 100 वैल्यू है, तो 100 वैल्यू को यदि हमें स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हमें 100 वेरिएबल बनाना होगा, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफी मेमोरी स्पेस भी लेगा। तो इसलिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया एरे का। यदि आपका जो 100 वैल्यू है ये सेम टाइप का, यानी कि इंटीजर टाइप का यदि है सेम, या कैर टाइप का ही 100 वेरिएबल है, वैल्यू है, या नहीं तो फ्लोट टाइप का ही है, तो किसी एक ही सेम टाइप का यदि वैल्यू है आपका मल्टीपल 100 200, तो वो आप एक वेरिएबल बना करके जो कि एरे टाइप का होगा उसमें आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि फर्स्ट जो नीड है सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हुआ है इनका। नेक्स्ट है कि कोड के लेंथ को भी ये कम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्राम की इफिशियंसी को भी इंप्रूव कर दिया एरे। उसके बाद है कि डेटा को प्रोसेस करना लूप के हेल्प से, लूप को यूज करके, वो काफी आसान हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा एरे के बारे में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरे, पहले इसे समझते हैं। सबसे पहला है कि इसमें सेम टाइप का ही एलिमेंट रहता है, यानी कि इनका फीचर्स, तो पहला फीचर्स क्या है कि सेम टाइप का ही एलिमेंट रहेगा इसमें, और ये जो एलिमेंट रहता है उसे स्टोर करता है कंटिन्यूअस मेमोरी में, ठीक है। उसका इसमें फिक्स साइज रहता है, यानी कि पहले ही डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एरे का साइज कितना रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एक्सेस होता है, यानी कि इसका यूज होता है, वो इंडेक्स के हेल्प से होता है, और वो इंडेक्स जो है स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। यदि हम ऑपरेशन का बात करें, एरे में कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो सबसे पहला था ट्रेवर्सल, यानी कि ट्रेवर्सल कहने का मतलब है कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना, यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर्च, यानी कि कोई भी हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट है एरे में, उनमें से कोई एक एलिमेंट को सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, तो वो हम कर सकते हैं सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करवा करके। उसका थर्ड होता है इंसर्शन। सपोज दैट कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है, तो इस एरे में कोई अदर एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट हम यदि इसमें ऐड करना चाहे, इंसर्ट करना चाहे, तो वो होगा हमारा इंसर्शन ऑपरेशन के हेल्प से। फोर्थ है डिलीशन, यदि हमें इस एरे में से कोई एलिमेंट को डिलीट करना हो तो वो कर सकते हैं हम डिलीशन ऑपरेशन के हेल्प से, ठीक है। फिफ्थ है मर्जिंग, यानी कि सपोज दैट कि हमें दो एरे को मर्ज करना है, तो वो हम कर सकते हैं मर्जिंग के हेल्प से। उसका सिक्स है सॉर्टिंग एरे, यदि सपोज दैट कि हमारा एरे में मल्टीपल एलिमेंट है, वो अनसॉर्टेड है, यानी कि वो ना ही असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हम सॉर्ट कर सकते हैं उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो होगा कैसे, तो सॉर्टिंग एरे के हेल्प से, ठीक है, यानी कि सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा। उसके बाद है हमारा एरे का टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप्स है वन डायमेंशनल एरे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में 1D भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल एरे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में 2D भी बोलते हैं। और लास्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इन सभी टाइप्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये डेटा को लीनियरली फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है, सेम टू सेम लिस्ट की तरह। आगे जाकर के आप पढ़ोगे लिस्ट, वो क्या करता है कि वन बाय वन एक लीनियर वे में यानी कि स्टोर करता है। अब इसका हम डिक्लेरेशन देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे जो है वो डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। यदि हम डिक्लेरेशन का बात करें तो वो इस टाइप से होता है। सबसे पहले हमारा डेटा टाइप आ जाएगा, ठीक है, डेटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद एरे का नेम लिखेंगे, एरे नेम आ जाएगा। उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट के अंदर में साइज लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं एरे को। अब यदि एग्जांपल का बात करें तो सपोज इंट टाइप का हमारा एक एरे बना है, एरे 1, और इसका साइज 5 रख दिए, तो इस टाइप से हमारा एग्जांपल हो जाएगा। डिक्लेरेशन आई होप आपको क्लियर होगा कि किस टाइप से हम एरे बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनिशियलाइजेशन, यानी कि एरे जो बना हुआ है इसमें वैल्यू इंसर्ट करना, स्टोर करना। तो इनिशियलाइजेशन कैसे होगा वो देखते हैं। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, तो ये होगा, सपोज हमारा बना हुआ है, तो इंट एरे 1 और 5 है तो 5, और यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू 1 2 8 10 5 इस टाइप से, ठीक है।
स्टेप से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू को एरे में। और प्रत्येक जो एलिमेंट रहता है, जो भी वैल्यू इसमें स्टोर है, इसका अपना एक इंडेक्स नंबर भी होता है। वो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 इस टाइप से। ये सब क्या है, तो इंडेक्स नंबर है, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स नंबर जो होता है वो टोटल साइज -1 होता है। सपोज यहाँ पे कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 है, 5 -1 कर देंगे तो वो हमारा लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स नंबर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सेस करना, यानी कि जो एरे में एलिमेंट अब हम स्टोर कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, इसमें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो उसे देखते हैं। एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट, ये कैसे कर सकते हैं, ये होगा सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से हम प्रिंट करवा सकते हैं %d, और यहाँ पे जो है एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है। एरे का नाम क्या है, ARR1, और जो भी इंडेक्स नंबर के वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, यानी कि जिस एलिमेंट को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उस एलिमेंट के इंडेक्स नंबर हम इस सबस्क्रिप्ट के अंदर में, ये जो बिग ब्रैकेट है उसे हम लिख देंगे। तो ये 2 लिखे, यानी कि ये इंडेक्स नंबर 2, इसका वैल्यू क्या है, 8 है, ये प्रिंट कर देगा हमें 8 स्टेप से। एरे का नेम देंगे, और इस ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमें इंडेक्स नंबर लिखना रहता है, वो इंडेक्स नंबर लिख देंगे तो हमें एरे का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यदि हमें रीड करना हो एरे एलिमेंट को यूजर से लूप के यूज करके, तो कैसे करेंगे। सपोज दैट कि हम रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेना चाह रहे हैं यूजर से एलिमेंट एरे का। रीडिंग द elements of array using loop, ठीक है। लूप्स को यूज करके कैसे हम एरे के एलिमेंट को रीड करेंगे, यानी कि लेंगे कैसे, एक्सेस कैसे करेंगे, एज ए इनपुट की तरह कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है। फॉर लूप को 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स नंबर जो है एरे का 0 से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो भी साइज है, यहाँ पे साइज 5 है, तो हम 5 लेस देन 5 लिख देंगे, ठीक है। और i प्लस प्लस करेंगे, तो इस स्टेप से रन होगा। और इसके अंदर में हम scanf फंक्शन के हेल्प से scanf %d और एड्रेस ऑफ, हम वैल्यू जो लेते हैं यूजर से एड्रेस ऑफ लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे एरे का नेम, ARR1 हो जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में i आ जाएगा, ठीक है। तो ये i पे जो जो इंडेक्स नंबर होगा उस इंडेक्स पे वैल्यू लेता जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम रीड कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं यूजर से एलिमेंट एरे का। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। यदि इसे हम डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग लूप, ये कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल, इसमें भी फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप लिखेंगे, i को स्टार्ट करेंगे 0 से, और i लेस देन 5 होगा, और i प्लस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से %d, और यहाँ पे एरे का नेम आएगा array1, और यहाँ पे i आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमारा डिस्प्ले होता जाएगा। तो इस टाइप से 1D एरे में आप परफॉर्म करवा सकते हो इतने टाइप के टास्क को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 1D एरे। तो इस टाइप से आप वैल्यू ले भी सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, तो इसे समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे जो है ये क्या है कि एक कैर टाइप का एरे होता है, जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो है यूजुअली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को, यानी कि जो 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे जो है ये और कुछ नहीं स्ट्रिंग ही होता है। स्ट्रिंग के बारे में आप सुने होंगे, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। तो 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे जो है इसे भी हम स्ट्रिंग ही बोलते हैं। तो स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि
सी लैंग्वेज में जो है स्ट्रिंग, प्रत्येक स्ट्रिंग जो वो एंड होता है नल कैरेक्टर के हेल्प से, और वो इस टाइप से लिखा आता है, बैकवर्ड स्लैश और जीरो। ठीक है, नल कैरेक्टर इस टाइप से लिखा आता है। और इनका नीड है, हमें जरूरत क्यों पड़ा कैरेक्टर एरे का, वो देखते हैं। सबसे पहला है कि ये स्टोर करता है नेम को, वर्ड को और सेंटेंस को, इन सभी चीज को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये टेक्स्ट इनपुट को हैंडल करता है और आउटपुट को भी, टेक्स्ट टाइप का यदि आउटपुट है तो उसे भी हैंडल कर लेने का काम करेगा। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग का जो भी ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करवाने में इनका नीड होता है, जैसे कि कॉन्केटिनेट करना हो या कॉपी करना हो या अपर में कन्वर्ट करना हो, ये सब कुछ। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि ये वेरिएबल के नंबर को भी रिड्यूस कर देता है। सपोज दैट कि हमें आपका ही नाम प्रिंट करना है, स्टोर करना है, तो वो हम अलग अलग, हमें पता है कि एक वेरिएबल एक ही कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है, वो हमें मल्टीपल वेरिएबल बनाना रहता है। इसमें आप एक ही वेरिएबल बनाओगे जिसका डेटा टाइप कैर रहेगा, और आप अपने नाम को उसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आपको क्लियर होगा। यदि हम डिक्लेरेशन का बात करें तो सिंपल लिखेंगे हम पहले डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप आएगा, उसके बाद str लिख देते हैं, और यहाँ पे आप साइज दे दोगे। ठीक है, जितना भी साइज का आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो स्ट्रिंग, उतना आप साइज दे दोगे। आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे को, यानी कि स्ट्रिंग को। क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। तो इस स्लाइड पे इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर एरे का इनिशियलाइजेशन जो है हम दो मेथड के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, मेथड वन में जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैर डेटा टाइप है, और नेम नाम का स्ट्रिंग जो भी एरे है वो नाम बना लिया एरे, और उसका साइज यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। और एक एक कैरेक्टर यहाँ पे अमितन स्टोर है, तो एक एक कैरेक्टर इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा, इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, ये 3 4 5, और ये जो है लास्ट जो हमारा नल कैरेक्टर, ये भी एक हमारा इंडेक्स नंबर लेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा 7 कैरेक्टर इसमें स्टोर होता है। नल जो है, नल हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो स्ट्रिंग है यहां से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी कि एंड हो गया, टर्मिनेट या एंड, जो समझो। ठीक है, उसका नेक्स्ट मेथड है कि आप स्ट्रिंग लिटरल को यूज करके स्टोर कर सकते हो। सिंपल, आप जो टाइप है डेटा का वो कैड डेटा टाइप लिखोगे, उसका नेम लिखोगे, और यहाँ पे साइज देने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल आप जो रहता है लिटरल, उस टाइप का वैल्यू एक्चुअल आप लिख सकते हो। ये दो तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जो है स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता, तो इसलिए हम वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे पढ़ते हैं जो कि स्ट्रिंग के तरह काम करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसे यदि हमें रीड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं कैरेक्टर को, तो सबसे पहला है स्कैनफ फंक्शन को यूज करके करते हैं। ठीक है, बट ये क्या करता है कि स्पेस यदि हम ले रहे हैं, यदि सपोज डेट कि अमितन, और बीच में स्पेस दे करके, यहाँ पे स्पेस दे करके और एकेडमी लिखे, तो ये जो है सिर्फ अमितन को ही स्टोर करेगा, ये स्पेस को एलो नहीं करता है स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, तो एक यदि वर्ड है तो एक वर्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं। इस टाइप से परसेंटेज एस लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, और नेम जो वेरिएबल नेम है वो नेम आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि यूजिंग गेट्स, गेट्स फंक्शन के हेल्प से ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये टोटल जो भी आप स्पेस को भी ये एलो कर देता है, आप जितना भी सेंटेंस लिखना चाहो तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो इसमें। ठीक है, और तीसरा होता है एफ गेट्स फंक्शन, तो इसके हेल्प से भी हम ले सकते हैं इनपुट। इसमें क्या होता है कि पहले हम वेरिएबल का नेम देना पड़ता है, उसके बाद वेरिएबल का जो भी साइज है वो आप साइज बता दोगे, और std इन यानी कि स्टैंडर्ड इन, उसमें इन करना चाह रहे हो यानी कि रीड करना चाह रहे हो, तो ये जो है एफ गेट्स, ये फाइल में यदि आप कुछ रीड करना चाह रहे हो, कुछ उसमें लिखना चाह रहे हो, तो वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में मोड बताता है। ठीक है, यदि ये मोड बताने का काम करेगा, आप फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम रीड कर सकते हैं कैरेक्टर एरे को। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम सबसे ज्यादा ये वाला यूज करते हैं गेट्स को। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है।
नेक्स्ट स्लाइड पे है कि डिस्प्ले करना कैरेक्टर एरे को कैसे। हम इसे पहले तो हम एक्सेस कर लिए, रीड कर लिए थे, अब हम डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तरीका है, एक तो प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम कर सकते हैं, और प्रिंटफ फंक्शन से इसे प्रिंटफ परसेंटेज एस और वेरिएबल का नेम करेंगे। उसका नेक्स्ट है कि पुट्स, पुट्स के हेल्प से सिंपल पुट्स लिखेंगे फंक्शन का नेम, और अंदर में वेरिएबल का नेम लिख देंगे। ये टोटल जितना भी इसमें लिखा होगा नेम नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग, वो टोटल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है कुछ, मतलब पहले से बना बनाया हुआ है, तो उसका यहाँ पे फंक्शन का नेम है और उनका यूज क्या है वो चीज लिखा हुआ है। ये इनबिल्ट स्ट्रिंग का फंक्शन है, और इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल यूज करना पड़ता है स्ट्रिंग नाम का, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच। ये पहले हम हेडर फाइल को यूज करेंगे। ये क्या है, हेडर फाइल है, हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल में ही ये जो भी इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, ये सारा का डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन है। तो सबसे पहला देखते हैं str_len, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ। इससे क्या होता है कि स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद strcpy, यानी कि स्ट्रिंग को यदि कॉपी करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं strcpy को। उसके बाद strcat है, तो इससे क्या करते हैं कॉन्केटिनेट, यानी कि दो स्ट्रिंग को हम यदि ज्वाइन करना चाहे तो वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है strcmp, यानी कि यदि हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो वो कर सकते हैं इस फंक्शन के हेल्प से, strcmp के हेल्प से। उसका नेक्स्ट होता है strrev, यदि स्ट्रिंग को हम रिवर्स करना चाहे, यानी कि अपोजिट करना चाहे, उल्टा करना चाहे, तो वो हम कर सकते हैं strrev फंक्शन के हेल्प से। उसके बाद होता है strlwr, ये जो s है वो स्मॉल में लिखाएगा, ठीक है, strlwr, यानी कि अपर से, अपर केस में कोई लिखा हुआ स्ट्रिंग उसे हम लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका दूसरा है strupr, यानी कि यदि कोई स्ट्रिंग लोअर में है तो लोअर से अपर में हम कन्वर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, इसके अलावा भी कुछ है बट इतना सफिशियंट है आपके लिए, इतना कर लोगे काफी है, ठीक है। तो आप एक एक करके ये खुद से एक्सप्लोर करना इन सभी चीज के बारे में और भी ज्यादा, आप एग्जांपल करके देखना, खुद से देखना कैसे वर्क जो बताए हुए हैं वही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे टू डायमेंशनल एरे, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम 2D भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे समझते हैं, 2D एरे जो है ये डेटा को स्टोर करता है रो और कॉलम में, यानी कि रो और कॉलम को यूज करके। ये सिमिलर रहता है मैट्रिक्स के तरह ही, ठीक है। मैट्रिक्स आप मैथ में पढ़े होंगे कि मैट्रिक्स किस तरीका से काम करता है, तो सेम 2 डायमेंशनल भी होता है। यदि इसका हम डिक्लेरेशन का बात करें तो वो कैसे होता है, तो सिंपल यहाँ पे पहले डेटा टाइप आ जाएगा, ठीक है, डेटा टाइप आएगा। उसके बाद जो एरे का नेम होगा वो एरे नेम होगा। यहाँ पे एरे नेम की जगह मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है, MAT। और यहाँ पे दो सब्सक्रिप्ट आएगा और इन दोनों के अंदर में साइज रहेगा, साइज। अब जो भी साइज देना चाहो उतना साइज का। और ये पहला जो है, ये पहला सब्सक्रिप्ट रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है ये कॉलम को करता है, ठीक है। पहला हम जो साइज दोगे वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड साइज दोगे तो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम एग्जांपल का बात करें तो इस टाइप सपोज दैट इंट टाइप का बनाया हुआ है, इंट मैट, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, 2 का। तो 2 रो होगा 2 कॉलम होगा इस तरीका से। उसके बाद यदि हम इनिशियलाइजेशन का बात करें तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे में। तो सिंपल जो इंट मैट 2 है, तो 2 रो होगा 2 कॉलम होगा। तो 1 डायमेंशनल में क्या कर रहे थे, ये वाला मिडिल, ये वाला जो ब्रैकेट है मिडिल साइज का, ये वाला यूज करते थे। इसके अंदर में पहला 2 एलिमेंट हम स्टोर कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा में हम स्टोर कर देंगे। तो इस टाइप से होगा, पहला रो में 2 एलिमेंट हो गया, फिर दूसरा रो में 2 एलिमेंट हो गया। तो इस टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। और यदि हमें रीड करने का बात की जाए तो रीड कैसे कर सकते हैं, यानी कि यूजर से कुछ वैल्यू लेना हो मैट्रिक्स में तो वो कैसे ले सकते हैं, या 2 डायमेंशनल एरे में वो कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं। रीडिंग द एलिमेंट्स
इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही लेकर चलते हैं, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का तरह ही होता है, ठीक है। यूजिंग, बाय यूजिंग लूप, फॉर लूप को यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप लिखेंगे, यहाँ पे एक i इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 2 करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 है तो 2 करेंगे और i प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। ये पहला लूप जो है ये रो के लिए काम करेगा और फिर हमें नेक्स्ट फॉर लूप लिखना पड़ेगा कॉलम के लिए। इसके लिए हम j नाम का लिख ले रहे हैं एक वेरिएबल j, और j भी जो है लेस देन इक्वल टू 2 होगा क्योंकि दोनों का साइज जो है सेम ही है, 2 2 है, तो यहाँ पे j प्लस प्लस हो जाएगा। और फिर इसके अंदर में scanf फंक्शन आएगा, scanf परसेंटेज d, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ जो मैट नाम का है, मैट i, और सेकेंड वाले में आ जाएगा j। तो इस टाइप से ये स्टोर करता जाएगा वैल्यू को, ठीक है। आपको क्लियर होगा, ये आउटर वाला लूप बंद होगा, यहाँ पे इनर वाला। तो इस टाइप से हम रीड कर सकते हैं। यदि हमें डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले में भी सेम ही इस टाइप से 2 लूप लिखेंगे और यहाँ पे scanf के प्लेस पे हम लिख देंगे यहाँ पे यदि हमें डिस्प्ले करना हो तो इस टाइप से दोनों लूप यहाँ पे यूज करेंगे, पहला और दूसरा। और फिर हम इस ब्लॉक के अंदर में लिख देंगे प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से परसेंटेज d, ठीक है। उसके बाद मैट i और j, जो भी i और j का वैल्यू होगा उस पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से यदि ऑपरेशन का बात करें हम 2 डायमेंशनल में, वो कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वो ऑपरेशन हो सकता है, एक तो एडिशन कर सकते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप का ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 2 डायमेंशनल एरे भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। ये जो एरे है वो मोर देन 2 डायमेंशनल रखता है। यदि इनका डिक्लेरेशन का बात करें हम तो वो इस टाइप से होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन जो है सबसे पहले डेटा टाइप आ जाएगा, उसका जो भी नेम होगा एरे का वो एरे का नेम आ जाएगा और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आते जाएगा, ठीक है। जितना आपको लगाना हो 3 4 वो मल्टीपल डायमेंशन, और इसमें साइज आता जाएगा, साइज, ठीक है। इस टाइप से, इस टाइप से हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होगा। एक्चुअली में जो हमारा डायमेंशन का जो पता चलता है एरे में, वो पता चलता है इस सबस्क्रिप्ट के हेल्प से। यदि एक सबस्क्रिप्ट यूज है तो 1 डायमेंशनल होगा, यदि 2 सबस्क्रिप्ट यूज है तो वो 2 डायमेंशनल होगा, यदि 3 सबस्क्रिप्ट है तो वो 3 डायमेंशनल होगा, यदि 4 है तो वो 4 डायमेंशनल का एरे होगा। तो आप ध्यान रखना जितना डायमेंशन होगा तो उतना आपको ये सबस्क्रिप्ट भी लगाना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि सपोज हमें 3 डायमेंशनल का एरे बनाना है वो कैसे बना सकते हैं, इंट इंटीजर टाइप का रख रहे हैं और ए आ रहा और यहाँ पे 3 3 साइज ले रहे हैं, या आपका चाहे 2 तो 2 भी रख सकते हो, ये चेंज भी हो सकता है। इस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल डायमेंशनल होता है। आई होप आपको क्लियर होगा मल्टी डायमेंशनल भी। और इसमें जितना डायमेंशन होगा उतना हमें फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा, उतना लूप भी हमें यूज करना रहता है। तो इस टाइप से आप एरे क्लियर हो चुका होगा आपको। आगे जाकर के हम जब प्रोग्रामिंग वाला प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल के बारे में, जो प्रोग्रामिंग वगैरह होता है पार्ट्स, वहां पे एडिशन करेंगे मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन करेंगे मैट्रिक्स का, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सारा ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे वहां पे। और भी जो मैक्सिमम है, कोई एरे है, एरे का सम क्या होगा एलिमेंट का, एरे के एलिमेंट में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला एलिमेंट क्या है, या मिनिमम कौन सा वैल्यू है, वो सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम थ्योरी जो भी पार्ट्स है वो हम क्लियर कर लेते हैं। अलग से हम प्रोग्रामिंग वाला प्लेलिस्ट में एक एक प्रोग्राम को बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे है एडवांटेज ऑफ एरे। तो एरे का एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है
कि एरे में क्या होता है कि डेटा का मैनेजमेंट काफी आसानी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि एरे में जो है मेमोरी का यूज भी काफी इफिशियंट मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि इसमें डेटा को एक्सेस करना काफी फास्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सॉर्टिंग के लिए और सर्चिंग के लिए भी काफी यूजफुल रहता है एरे, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसका साइज जो है वो फिक्स ही रहता है, पहले हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमें साइज बताना रहता है। नेक्स्ट है कि सेम डेटा टाइप ही सिर्फ यूज होता है एरे में, ठीक है। यदि आप इंट टाइप का कोई एरे बनाए हुए हो तो इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यू ही स्टोर होगा, ठीक है। दूसरा फ्लोट टाइप का या कैर टाइप का नहीं हो सकता है। यदि आप कैर टाइप का बनाए हो तो ये इसमें सिर्फ कैर ही स्टोर होगा, फ्लोट नहीं हो सकता, ना ही इंट टाइप का हो सकता है। यदि आप फ्लोट टाइप का बनाए हो तो वो सिर्फ फ्लोट ही वैल्यू को स्टोर कराएगा अपने अंदर और अदर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है ये काफी डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करवाना। यदि आप एरे में कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो या कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज कि एरे में जो है मेमोरी का भी वेस्टेज होता है। सपोज दैट कि हम एक एरे बना लिए हैं इंटीजर टाइप का और इसका साइज 10 दे दिए हैं, ठीक है। और इसमें एलिमेंट जो है हम 2 ही स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका जो 8 रिमेनिंग 8 जो साइज है वो ऐसे ही वेस्ट ही होगा। तो इस टाइप से मेमोरी का जो साइज है वो वेस्ट होते जाता है इसमें एरे में, ठीक है। ये कुछ डिसएडवांटेज है। आई होप आपको एरे भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पे डिबगिंग इन सी प्रोग्रामिंग, तो इसे समझते हैं सी प्रोग्रामिंग में डिबगिंग क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, डिबगिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जो कि एक प्रोग्राम में फाइंड करता है, एनालाइज करता है और करेक्ट करता है एरर को। एरर कहने का मतलब है कि बग, कोई प्रॉब्लम आ गया प्रोग्राम में तो उसे फाइंड करना, उसे एनालाइज करना और उसे सही करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिबगिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि इसका इंपोर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहला है कि प्रोग्राम से जो है एरर जितना भी रहता है उसे रिमूव कर देने का काम करता है। उसका नेक्स्ट इसका इंपोर्टेंस है कि ये प्रोग्राम का एक्यूरेसी को भी इंप्रूव करने का काम करता है। उसका जो करेक्ट आउटपुट है उसे भी इंश्योर कर देता है ये। उसका नेक्स्ट इसका इंपोर्टेंस है कि ये प्रोग्राम के रिलायबिलिटी को भी ये इंक्रीज करने का काम करता है। उसका डेवलपमेंट का जो टाइम है उसे भी ये बचाने का काम करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे एरर्स इन सी प्रोग्रामिंग, तो इसे समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एरर्स क्या है कि एक मिस्टेक है प्रोग्राम में। जैसे कि हम आप कोई मिस्टेक कर देते, कोई गलती कर देते हैं तो उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक होता है जिसके चलते रिजल्ट हमारा इनकरेक्ट आ जाता है, जो भी हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं वो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, तो प्रोग्राम कभी कभी उसमें फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एरर आना। आई होप आपको क्लियर होगा। और सी लैंग्वेज में जो एरर का जो टाइप्स है वो 3 होता है। सबसे पहला होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा है रन टाइम एरर और थर्ड है लॉजिकल एरर। तो पहले हम सिंटैक्स एरर को समझते हैं। सिंटैक्स एरर तब होता है जब हमारा प्रोग्राम जो है, जो रूल बनाया गया हुआ है सी लैंग्वेज का, वो फॉलो नहीं करता है, तो हमें मिलता है सिंटैक्स एरर। सपोज दैट कि हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहां पे सेमीकोलन छोड़ दिए कहीं पे, तो वहां पे जो आएगा एरर वो आएगा सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर जो है ये आइडेंटिफाई करता है, ये बतलाने का काम करता है कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर बताता है। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है रन टाइम पे हमें पता चलता है, जिसमें प्रोग्राम के रनिंग के बाद हमें एरर पता चलता है। सपोज दैट कि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिए और हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, बट उसमें सपोज दैट 10 में जो है 0 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ये जो एरर देगा ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देना सी में पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एरर देगा वो देगा रन टाइम एरर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसका लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर तब होता है जब हम लॉजिक ही रॉन्ग लगा देते हैं। सपोज दैट हम a प्लस बी करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दो नंबर का ऐड हो जाए, बट हम लॉजिक लगा दिए a इंटू बी, तो ये जो एरर देगा वो लॉजिकल एरर देगा। आई होप आपको क्लियर होगा तीनों टाइप का एरर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इस स्लाइड पर डिबगिंग टेक्निक्स, तो इसे समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिबगिंग टेक्निक्स क्या होता है कि एक मेथड है जो कि फाइंड और करेक्ट करता है एरर को, ठीक है। इसका कुछ टाइप्स है, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ डिबगिंग टेक्निक्स है, टाइप्स ऑफ डिबगिंग
टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होता है प्रिंट डिबगिंग। प्रिंट डिबगिंग जो है प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज करता है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल का वैल्यू को यदि डिस्प्ले करना है डिफरेंट पॉइंट पे, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करके हम इस प्रिंट डिबगिंग को दूर करते हैं। ठीक है, इसे सही करते हैं। यानी उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है उसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हमारा वेरिएबल में यदि कुछ चेंजिंग आ गया तो उसे हम सही करते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट डिबगिंग। ब्रेक पॉइंट डिबगिंग क्या करता है, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करता है जैसे कि जीडीबी है, आईडीई डिबगर है। ये सब क्या करता है कि ब्रेक पॉइंट को सेट करता है। उसके बाद जो वेरिएबल का इंस्पेक्ट होता है उसे ये फाइंड आउट करने का काम करता है। उसके बाद प्रोग्राम के फ्लो को भी ट्रेस करता है, पता करता है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये डिबगिंग सही करता है, यानी कि जो भी एरर रहता है उसे सही करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ड्राई रन, यानी कि मैनुअली जो टेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं ड्राई रन करना। तो इसके हेल्प से भी हम कोई भी लॉजिक में यदि कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई प्रोग्राम का लॉजिक में यदि प्रॉब्लम है, उसे हम सही कर सकते हैं ड्राई रन के हेल्प से। ठीक है, उसका नेक्स्ट होता है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर टेक्निक्स। तो इसमें भी प्रॉब्लम जो भी रहता है, जो भी प्रोग्राम रहता है उसे स्मॉल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद उसके स्मॉल पार्ट्स को हम टेस्ट करके प्रत्येक पार्ट को सेपरेटली देन हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है रबर डक डिबगिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम का लॉजिक होता है वो एक्सप्लेन करता है दूसरे पर्सन को या ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे कॉमन डिबगिंग टूल्स है। उसमें से सबसे पहला है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि सिंटेक्स टाइप का एरर को फाइंड आउट करने का काम करता है। उसके बाद प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ जो वेरिएबल का जो भी वैल्यू रहता है उसे चेक करने का काम करता है कि जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइप का वो प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर डिबगर आता है। डिबगर क्या करता है, स्टेप एग्जीक्यूशन करता है, स्टेप बाय स्टेप वो डिकोड करते जाता है और रन करते जाता है, एग्जीक्यूट करते जाता है। फिर आईडी है। आईडी क्या करता है कि वो विजुअल डिबगिंग करने का काम करता है, जो दिखता है उसे वो सॉल्व करने का काम करता है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग द वीडियो। और यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।